नमस्कार। A1 टीवी के ये खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर जो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है, उनके एक खास सीनियर मोस्ट राजस्थान के न्यूरो सर्जन डॉक्टर पंकज गुप्ता, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जो SMS मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे हैं न्यूरो सर्जरी के, आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर। हमारे पूरे शरीर में जो कुछ भी होता है उसको रजिस्टर कौन करता है? ये दिमाग। हम कहते हैं पेट में भूख लगी है, दरअसल दिमाग हमें बताता है कि पेट में भूख लगी है। हमें कहते हैं कि घुटनों में दर्द है, दिमाग रजिस्टर करता है घुटनों के दर्द को और वो बताता है घुटनों में दर्द है। घुटने नहीं बताते। पूरी बॉडी का कंट्रोल, एक एक नर्व का कंट्रोल यहाँ है और रीढ़ की हड्डी में है। तो ये जो न्यूरो का जो सेक्शन है, यहाँ से ऊपर पूरी सृष्टि, पूरी कायनात इसी की रची हुई है। जो अन्वेषण हुए हैं, प्रयोग हुए हैं दुनिया में, मानव सभ्यता यहाँ से यहाँ, पत्थरों के युग से यहाँ तक पहुँची, वो इस हेड ने पहुँचाई है। ये इसलिए हेड है, शिखर पर भी है और सबसे ऊपर भी है और सबसे प्रमुख भी है। लोग कहते हैं कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे दिल से प्यार हो गया। वो दिल में तो सिर्फ धड़कन है, वो भी यही होता है। क्यों डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो प्यार लोग कहते हैं दिल में हो गया, वो भी यही होता है महसूस। पोइट्री भी यही है, नफरत भी यही है, योजनाएं भी यही हैं, कामनाएं भी यही हैं, षड्यंत्र भी यही हैं, सब कुछ यही है। पर वो विषय आपका नहीं है। वो विषय आपका इतना है कि उस सबके महसूस करने वाला जो सिस्टम है, वो सिस्टम कैसे दुरुस्त रहे, कैसे बॉडी को वेल इन्फॉर्म्ड रखे, कैसे दर्द को दर्द बताए, खुशी को खुशी महसूस कराए, पीड़ा को पीड़ा बताए, भाषा को समझे, भाषा की अभिव्यक्ति को जन्म दे। ये सारा काम यहाँ से होता है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो यहाँ से बोल रहा हूँ, जुबान से नहीं बोल रहा। जुबान तो एक माध्यम है। डॉक्टर साहब, ये जो हेड है, इसके बारे में बहुत सारी धारणाएं, एक मिथ की तरह मिथ्या धारणाएं लोगों में हैं। और ख़ास तौर पे जब इसका ऑपरेशन होता है तो ऐसा लगता है घर में प्रलय आ गई है। लोग समझते हैं कि अरे दिमाग में ट्यूबर हो गया, अरे दिमाग में हेड इंजरी हो गई, अरे इसका वो हेमरेज हो गया। तो ऐसा लगता है घर में बड़ा बड़ा छापा हो जाता है एकदम घर से। तो आप ये बताएंगे कि आज की तारीख में ट्यूमर जो है वो कितना तो क्यूरेबल है, किस लेवल पे क्यूरेबल है, और उसकी क्योर करने के कौन कौन से साधन हमारे पास उपलब्ध हैं? देखिए सर, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। एक्चुअल में पहले तो मैं आपको उस चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ जो आपने शुरुआत की। उसमें लाइक कई बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि दिल से सोचो, दिमाग से सोचो जी। तो वो एक अलग अलग चीज़ें हैं। जो वास्तव में जो सारी चीज़ें वो दिमाग से ही आती है। ये अपने इमोशंस हैं, तो उसके लिए हर एक चीज़ दिमाग में एक हर एक सेंटर बना हुआ है। खाना बना हुआ खाना कि इमोशन को ये जैसे लिम्बिक सिस्टम, अपना हिप्पोकैम्पस वगैरह, ये लोग ये चीज़ डील करते हैं। अपने सोचने समझने की जो शक्ति है, फ्रंटल लोब, तो इस तरह दिमाग के हर एक स्पेसिफिक जो भी पार्ट है उसका एक अपना एक अलग कार्य होता है। अब आप जो ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं ये बताऊं कि ब्रेन ट्यूमर को हम पहचाने कैसे, जी सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि आज की दुनिया में इतनी व्यस्त जिंदगी हो गई, भागम दौड़, हर एक आदमी स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। तो हर एक सिर दर्द, हर एक हेडेक वो ब्रेन ट्यूमर के कारण नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको इसके आरंभिक लक्षणों को पहचानना बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर दर्द जो अभी कुछ दिनों से हुआ है, जो कि लगातार है, उसके साथ में उसकी जो तीव्रता है वो सुबह के वक्त ज़्यादा हो रही है, और उसके कारण जो उल्टी जैसा मन कर रहा है या उल्टी आ रही है, एकदम प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, जैसे बिना रैचिंग के, जैसे बिना नोजिएटिंग फील करे, एकदम से तेज़ी से मरीज उल्टी करके दूर, उसका जो उल्टी का जो पदार्थ है वो दूर जाता है, और उस उल्टी के बाद में मरीज को सांस की गति एकदम तेज़ बढ़ जाती है और मरीज को सिर में दर्द में आराम हो जाता है। ये टिपिकल साइन है कि ये कोई ना कोई अंदर दिमाग में प्रॉब्लम है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है। वो ट्यूमर भी हो सकता है, वो मवाद भी हो सकती है, वो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, जो कि धीरे धीरे इकट्ठा हुआ है।
तो ये सिरदर्द होना, इस तरह का सिरदर्द, साथ में उल्टी होना और आंखों से जो थोड़ा ब्लरिंग, तो धुंधला दिखना, और इसके अलावा और भी कई लक्षण ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक तरफ हाथ पैर में सूनापन आना या कमजोरी आना, चेहरे का टेढ़ापन आना, या याददाश्त का कमज़ोर पड़ जाना, या मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा अगर किसी व्यक्ति में 40 साल की उम्र के बाद में अगर पहली बार अगर उसको मिर्गी का दौरा आता है, तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अलार्म है कि हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ट्यूमर हो सकता है? जी बिल्कुल, ट्यूमर हो सकता है, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम ये लक्षणों के बाद में, फिर आपका जो सवाल था कि आजकल जो पहले के ज़माने में अभी लेटेस्ट क्या, इसका पहले निदान कैसे हो, पता कैसे लगे कि ये ट्यूमर है या नहीं है? जी जी बिल्कुल। पहले के ज़माने में हमारे पास एक्सरे हुआ करते थे, कभी कभार किसी सेंटर पे जैसे जयपुर में या और किसी बड़े शहर में हमारे पास सीटी स्कैन हुआ करते थे, उसमें लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी, वेटिंग पीरियड इतना ज़्यादा हुआ करता था, एमआरआई भी कॉमनली अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज जो सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार ने जो दिशा निर्देश के हिसाब से हर एक जिला हेडक्वार्टर पे सरकारी अस्पताल में सरकार ने सीटी स्कैन लगाया हुआ है, तो उससे जब बहुत ही जल्दी आपको मालूम पड़ जाता है कि कुछ दिमाग में प्रॉब्लम है, कोई ट्यूमर है। तो ऐसी जो अपने डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ जो इतनी लेटेस्ट डेवलप हो चुकी है, तो उससे हमारे को जल्दी ही मालूम पड़ जाता है, ताकि अगर अर्ली स्टेज में उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि बीमारी ये है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हम अर्ली स्टेज में और वो बेटर तरीके से अच्छे रिजल्ट्स के साथ में कर सकते हैं। ये ट्यूमर जो है किसी मस्तिष्क में खास जगह पे ही होता है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ ट्यूमर हो रहा है, किसी और जगह ट्यूमर हो रहा है, या एक ही जगह ट्यूमर होता है? और ट्यूमर होता क्यों है, कोई रीजन स्पेसिफिक पता लगाया तक इस पे? देखिए, ट्यूमर की जो लोकेशन वो कहीं भी हो सकती है, चमड़ी से लेके जो दिमाग की हड्डी है या कोई भी हिस्सा, दिमाग का कोई भी हिस्सा, किसी में भी ट्यूमर हो सकता है। और वो कारण क्या है ये अभी तक उसको तो कीटाणु जो एंटी जिनको बोलते हैं हम कीटनाशक पदार्थों का जो यूज है, और आज माहौल में इतना रेडिएशन है, और आज माहौल में इतना जो फैला हुआ है, और रासायनिक खेती में आप जिस अनाज को खा रहे हो जी, वो आपके केमिकल से और यूरिया से इनसे निकल के पैदा हुई है। हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम जो बाहर का जो इस तरह का जो जंक फूड खाते हैं, हम मोटे अनाजों का यूज नहीं करते, तो ये सब कुछ मिला करके कहीं ना कहीं ये इन सब का फैक्टर होता है। और मोबाइल का ओवर यूज भी डेफिनेटली इनडायरेक्टली ये देखा गया है कि यस, दैट कैन बी कॉज फॉर दिस काइंड ऑफ ट्यूमर। जी जी डॉक्टर साहब, ये ट्यूमर और कैंसर कोई फर्क है? देखिए, ट्यूमर एक ब्रॉड वर्ड है, तो उसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक साधारण ट्यूमर जिसको हम बिनाइन कहते हैं, एक मैलिग्नेंट जिसको हम कैंसर ट्यूमर कहते हैं जी। तो ये दो अलग अलग तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसको ऐसा समझते हैं कि अगर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो गांठ निकाल दी, खत्म हो गया वो, बिल्कुल, और मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो उसके रीजनरेट होने का, रीअकर होने का वापस चांस होता है। बिल्कुल, इसको हम ऐसी भाषा में समझें कि देखिए, सर्जरी में दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं, जिसको हम एक कहते हैं पैलिएटिव, एक कहते हैं क्यूरेटिव। क्यूरेटिव मतलब जड़ से बीमारी निकल गई। फॉर एग्जांपल, पेट में दर्द हो, अपेंडिक्स डॉक्टर को दिखाई, अपेंडिक्स है, निकाल दी, वो क्योर हो गया वो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये पैलिएटिव सर्जरी, तो मतलब ब्रेन में अगर बात करें तो बिनाइन जो साधारण जो गांठें हैं उनको हम पूरी निकाल देते हैं और ब्रेन वो बिल्कुल मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है जी। लेकिन जहाँ पे कैंसर की बात है उसमें हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही कर पाते हैं अगर पेशेंट लेट स्टेज में आया। अगर अर्ली स्टेज में आया तो उसमें भी कई केसेस में क्यूरेटिव ट्रीटमेंट संभव है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अर्ली स्टेज में कि आप मरीज को कोई भी जैसे मैंने बताया कुछ लक्षण, तो मरीज को कुछ इस तरह के लक्षण आए तो वो अपने आप दवाई ना लें, है ना, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करें। अच्छी बात है, आपके हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो गया हो तो उसमें, और फिर उसके बाद में रिपोर्ट जब नॉर्मल आती है कि यार डॉक्टर ने इतने इन्वेस्टिगेशन करा दिए और उसमें कुछ आया नहीं, तो ये एक खुशी की बात है। डॉक्टर साहब, आप महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं न्यूरो सर्जरी के, और न्यूरो सर्जरी में दुनिया में जितनी नई नई विधाएं सर्जरी की हुई हैं उनमें से काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आपके यहाँ उपलब्ध हैं। तो वो जो आप नाक के जरिए ट्यूमर को कट करके निकालना,
ये क्या है, ये जानना चाहता हूं मैं, दर्शकों को बताइए। जी, इसमें क्या है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे स्कल बेस में पाई जाती है। स्कल बेस समझें तो हम नाक से और यहाँ पे एक लाइन खींचे कान के ऊपर से और पीछे गर्दन तक जाएं, ऊपर गर्दन के ऊपरी पार्ट का, तो वहाँ पे कोई भी बीमारी है, वो ट्यूमर भी हो सकते हैं, वो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई चोट की वजह से वहाँ से कोई दिमाग का पानी जिसको CSF बोलते हैं उसका बहाव भी हो सकता है, या ऊपर की यहाँ की गर्दन की जो ऊपर पहले और दूसरे नंबर की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो उनको ऑपरेट करने के लिए पहले हमारे को पूरी खोपड़ी खोलनी पड़ती थी, जिस भी हिस्से का था पूरी खोपड़ी खोल के। बहुत डरावना होता था जी, कि 30 टाँके आए, 20 टाँके आए, ऐसी चर्चा करते थे हम आदमी भाषा में। तो पूरी खोपड़ी को आप पीछे नॉर्मल ब्रेन को रिट्रैक्ट करके पीछे धकेल के और आप उस जगह पहुंचते हो कि जहाँ पे आपको ऑपरेशन करना है। तो क्या डालते हैं, कुछ क्या डालते हैं अंदर? नहीं, पहले के जमाने में। अच्छा, पहले जमाने में तो बिल्कुल। हाँ जी। तो उससे क्या होता था कि ऑपरेशन की साइज भी, जैसे आप बता रहे हो कि इतने टाँके आए, 25-30 टाँके आए, वो 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे सर, 8-8, 10-10 घंटे लग जाते थे। और हालत ये थी, सुबह ऑपरेशन चालू होता था, शाम को खत्म होता था। ऑपरेशन के लिए मरीज जाता था तो होश में चलता हुआ जाता था, और उसके बाद में जब आता था तो बिल्कुल कोमा की स्थिति में आता था। बहुत ज्यादा मरीज बचते भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमने जो हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो नाक के रास्ते से कर रहे हैं। नाक के रास्ते से दूरबीन से बिना बाहर के कोई चीरा लगाए हुए ये सारे जो ट्यूमर्स हैं, या इन्फेक्शन है, या कोई CSF लीक है, या कोई हड्डी का फ्रैक्चर हुआ, जो ऊपर की जो सर्वाइकल स्पाइन की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, उन सबको हम उससे एंडोस्कोप की मदद से हम उसका इलाज कर देते हैं। उसमें फ़ायदा क्या है? एक तो बाहर कोई इस तरह की चोट कोई निशान नहीं रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि मरीज को डैमेज कम हुआ, नॉर्मल चीज़ों का मरीज का डैमेज कम हुआ, तो हॉस्पिटल स्टे, ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे कम हुआ जी। उस हॉस्पिटल स्टे कम होने के कारण मरीज का खर्चा भी कम हुआ। मरीज के साथ में जो भी तीमारदार आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, वो भी जल्दी अपने काम, उनकी परेशानी भी कम हुई। ठीक है। और उसके बाद में मरीज जल्दी ठीक होके अपने काम पे वापस चला जाता है। तो सोसाइटी पे जो सोशो इकोनॉमिक बर्डन है वो डेफिनेटली काफी कम हुआ है इन सब चीजों से। डर भी कम हुआ उससे, बिल्कुल डर भी कम हुआ है, क्योंकि मरीज रिजल्ट देखता है। आज पहले मरीज ये पूछता था कि साहब बच तो जाएगा क्या, है ना, अगर मान लो नहीं बचा तो ठीक है साहब, आपने तो पूरी कोशिश की। आज मरीज की डिमांड ये हो गई कि साहब इतना सा ट्यूमर कैसे रह गया। मतलब देखिए ये सब, और अच्छी बात है ये। अच्छा, तो इस ऑपरेशन में भी ट्यूमर रह जाता थोड़ा बहुत पीस, मान लो थोड़ा बहुत रह गया, कोई खून की नस से चिपका हुआ है, अच्छा है ना, तो लेकिन ऑपरेट नहीं करते आप। तो उससे हम क्या है कि देखिए स्कल बेस में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ से जो अपनी कैरोटिड आर्टरी जाती है, वो बड़ी वहाँ पे जो गांठ बनी है या कोई भी बीमारी है उसके से चिपकी भी होती है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी की हम बात करें, एक नेविगेशन मशीन होती है। नेविगेशन मशीन ये होती है कि ऑपरेशन के पहले मरीज का CT या MRI करा के उसकी जो CD एक मशीन में, एक कंप्यूटर में हम उसमें डाउनलोड कर देते हैं। तो मशीन वो जो नेविगेशन, जैसे आज हमको कहीं पहुंचना है, व्हाट्सएप पे पहुंचते हैं, लोकेशन आ गई, तो आपके पास में ऑपरेशन की लोकेशन आ गई, हमको ये पता है कि ये आर्टरी जो कि अगर ये डैमेज हो गई तो मरीज की जान ऑन टेबल जा सकती है। तो हमारे को नेविगेशन से ये मालूम पड़ेगा कि ये आर्टरी की लोकेशन ये है, और उसको हम रिकन्फर्म करते हैं कि इंट्रा ऑफ अल्ट्रासाउंड से, जैसे आपने सुना होगा जो डॉपलर स्टडी, जहाँ पे कैरोटिड यहाँ पे के डॉपलर स्टडी अपन करवाते हैं कि कोई नस का कोई ब्लॉक तो नहीं है, तो वो हमारे पास इंट्रा ऑपरेशन के दौरान ही हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम उसको लोकेट और कंफर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम बहुत ही कॉशियसली ऑपरेट करते हैं कि उस आर्टरी को, उस खून की नस को कोई डैमेज ना हो। दूसरी चीज़, हमारे पास ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन करते हुए हमारे पास ऐसे न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है कि जिससे हम देख सकते हैं, कोई भी हमको लगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, कहीं डाउट होता है तो उसको स्टिमुलेट करके वहीं देख लेते हैं। तो उसमें हमारे को जो सामने जो स्क्रीन है उसमें हमारे को आ जाता है कि ये वेव्स हैं, ये थोड़ा गड़बड़ है ना, तो वो संभल के हम उस ऑपरेशन में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हाथों हाथ, बिल्कुल हाथों हाथ प्लान कर सकते हैं, हाथों हाथ फैसला ले सकते हैं
जी। और उसके हिसाब से एक्शन प्लान बना सकते हैं। बिल्कुल एक्सपर्ट हैं इस बात के, कैसे नाक के जरिए ट्यूमर काटा जा सकता है, निकाला जा सकता है, कैसे सर्जरी हो सकती है, नेजल सर्जरी। अब मैं बात दूसरी करना चाहता हूँ। अभी हम ट्यूमर में बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, अब बात एक डॉक्टर साहब, वेरी कॉमनली एक बात ब्रेन को लेके क्या आती है, ब्रेन हेमरेज। और ब्रेन हेमरेज मैं समझता हूँ दो तरह का, एक्सीडेंट से हो जाता है, एक बिना एक्सीडेंट भी ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसके कई रीजन है, कई बार कहते हैं ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, कई बार और भी रीजन्स होते हैं। तो वो ब्रेन हेमरेज क्या होता है, क्यों होता है, बिना एक्सीडेंट के क्यों हो जाता है, एक्सीडेंट में होता है तो क्या इफेक्ट होते हैं उसके, ये जरा बताएंगे आप। देखिए, एक्सीडेंट के कारण जो ब्रेन हेमरेज होता है उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से जो आम पब्लिक है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास कई बार फोन आते हैं कि साहब हमारे मरीज को क्लॉट हो गया। हाँ जी, क्लॉट हो जाता है। एक बहुत ही कॉमन वर्ड यूज किया जाता है कि क्लॉट हो गया। और क्लॉट में भी दो बातें होती है, कुछ तो कहते हैं कि साहब इंजेक्शन लगा के क्लॉट को गला दिया, अंदर के अंदर मेल्ट कर दिया, और कुछ कहते हैं, जो बातचीत में लोग कहते हैं हमको, कहते हैं कि नहीं साहब वो क्लॉट निकाला ऑपरेशन करके। जी हाँ, तो वो क्लॉट जो है वो एक बिल्कुल मिसनोमल टर्म है। तो इस तरह के ब्रेन में जो भी इवेंट होता है, देखिए खून की नस है अंदर दिमाग में, एक तो वो अगर फट गई और रक्त स्त्राव हो गया तो उसको बोलेंगे हम ब्रेन हेमरेज जी। और ऑन द अदर एंड दूसरी चीज है, नस अगर ब्लॉक हो गई, हम घूमते फिरते नहीं, हमारा खाना पीना जैसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया, तो ये सब मिला करके ये ज्यादा टेंशन से भी हो जाता है क्या? बिल्कुल। ये आप ये देखिए, एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस अगर आप किसी का नॉर्मल आदमी का भी बीपी नापेंगे ना तो वो आपको 30-40 बढ़ा हुआ आएगा जी। तो स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कहा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर आप योगा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सब मिला करके आपके स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। तो अगर किसी भी कारण से ब्लड प्रेशर या कमजोर नसों में कोई फट गई तो उसके कारण ब्रेन हेमरेज हो गया। अब वो ब्रेन हेमरेज अगर आपने तुरंत ट्रीट नहीं किया, देखिए इसको अपन ऐसी भाषा में समझें, आज हमारे यहाँ पे चोट लग गई तो कुछ घंटों में उसमें चारों तरफ सूजन बढ़ जाएगी, काला निशान भी हो जाएगा, कई बार काला निशान हो जाएगा, सूजन बढ़ जाएगी। तो अब देखिए दिमाग का वो हिस्सा जहाँ पे ब्रेन हेमरेज हुआ है वो तो डैमेज हो गया। अब अगर आपने उसको ढंग से ट्रीट नहीं किया तो उसके चारों तरफ जो नॉर्मल ब्रेन है जी, उसमें सूजन बढ़ेगी जी, और जो पेरिफेरी में और जो नॉर्मल ब्रेन है उस पर प्रेशर आएगा, फिर अगेन उसमें खून का संचालन रुकेगा। तो ऐसे में हमको जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उससे इमीडिएटली कंसर्न करना चाहिए। तो ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कोई साइजेबल अगर ब्रेन हेमरेज है उसको हम पहले तो पूरी आधी खोपड़ी हटा करके और फिर हम उसको ऑपरेट करते थे। लेकिन आजकल जैसे जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, जैसे मैंने आपको बताया नेविगेशन, तो नेविगेशन से हम ये लोकेट कर लेते हैं कि हमको, क्योंकि ये इस तरह के ब्रेन हेमरेज गहराई में होते हैं जी, तो हम ये लोकेट कर लेते हैं कि कहाँ से हमको, हम प्लान कर लेते हैं कि कहाँ से हमको सेफ रहेगा, नॉर्मल ब्रेन के थ्रू ही जाना है तो कहाँ से हमको एंट्री सेफ रहेगी, और उतनी छोटी सी हमको खोपड़ी खोल के और छोटा सा चीरा लगा के और एंडोस्कोप के जरिए जी, दूरबीन के जरिए हम उस ब्लड क्लॉट को निकाल लेते हैं। तो अगर पेशेंट वो टाइम से आ जाता है जी तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स। और ये ब्लड क्लॉट नहीं निकले तो कई बार हाथ सुन्न हो गया, पैर सुन्न हो गया, बॉडी का कोई भी हिस्सा, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोमा में चल जाते हैं, मरीज की मोर्टेलिटी हो जाती है। अच्छा जी। और ये जो बात है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसपे हम ये करते हैं कि गोल्डन आवर, जो गोल्डन आवर है, मतलब चोट लगने के या ब्रेन हेमरेज के तुरंत बाद में विद इन 2-3 आवर्स अगर आप पहुंच जाते हो डॉक्टर के पास और उसका आपका ढंग से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है तो इसके रिजल्ट्स बहुत बहुत बढ़िया हैं। इसमें डॉक्टर साहब एक्सीडेंट के केस में कहते हैं लोग कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची दिमाग में, लोग तो ये समझते हैं ऑक्सीजन फेफड़े काम आती है, दिल के काम आती है, लेकिन मैंने सुना ऑक्सीजन नहीं पहुंची इसलिए आदमी का ब्रेन डेड हो गया। ये ऑक्सीजन का क्या संबंध है दिमाग की चोट से? देखिए, दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ऑक्सीजन के प्रति। अगर थोड़ी देर भी अगर दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचे तो परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो जो आप बात कर रहे हैं जैसे चोट की वजह से, जी, जैसे हम चोट की बात करें, हेड इंजरी की बात करें,
आजकल हेड इंजरीज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हाई वेलोसिटी इंजरी जो रोड साइड एक्सीडेंट है, बंदा बाइक पर जा रहा है, बिना हेलमेट के जा रहा है और उसको वो कोलिजन हुआ और सीवियर हेड इंजरी हुई, हाई स्पीड हेड इंजरी। ऐसे में मरीज तुरंत बेहोश हो जाता है, मरीज उल्टी कर देता है और वो उल्टी का जो पदार्थ है वो आपके फेफड़े में चला जाएगा और वहीं पे उसका ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे में जो प्राइमरी इवेंट है वो तो हुआ आपका डायरेक्ट सिर की चोट लगना। फिर उसका सेकेंडरी इवेंट जो होता है वो ऑक्सीजन की कमी से, अगर वहीं पे उसको प्रॉपर्ली उसका जो मतलब उसको वहीं पे ऑक्सीजन मिल जाए या एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन मिल जाए, उसका सांस एयरवे उसका क्लियर कर दे, तो ये जो सेकेंडरी डैमेज जो है वो नहीं हो सकता, वो उसके संभावना काफी कम हो जाती है। और इसी तरह हम बात करें जो अपन बात कर रहे थे, सेकंड चीज एक तो ब्रेन हेमरेज हो गया और एक नस ब्लॉक इन्फाक्शन की। इन्फाक्शन जी। तो उसमें खून बहता नहीं है, खून की नस रुक जाती है जिससे कि ब्रेन उसमें सूख जाता है, ब्रेन का हिस्सा सूख जाता है और जो हिस्सा सूखता है उसकी वजह से बॉडी में जो काम हो रहा होता है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। जिस चीज के लिए वो रेस्पॉन्सिबल है वो जब खून नहीं पहुंचेगा तो अवरुद्ध हो जाएगा। हाँ, तो उसमें भी क्या है, उसमें हम अगर वो गोल्डन आवर के दौरान आ जाता है तो जो आप भी है उसके कारण दिमाग में सूजन आती है, तो उस ऐसी साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, ऐसी अवस्था में हमको आधी हड्डी को खोल के हटाना पड़ता है, जो कुछ दिनों बाद में जैसे सूजन कम हुई उसके वापस हम उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। ये हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर पंकज गुप्ता, न्यूरो सर्जरी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आज हमारे साथ थे। आज हम बात कर पाए न्यूरो सर्जरी को लेकर कि ट्यूमर कैसे नाक के जरिए कट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, कैसे ब्रेन हेमरेज होता है, कैसे क्लॉट जमता है, उस क्लॉट से क्या होता है, क्लॉट नहीं जमता है, खून बह के निकल जाता है, कैसे उसका इलाज होता है। हालांकि न्यूरो सर्जरी का एक हिस्सा और है स्पाइनल कॉर्ड, जो भी न्यूरो सर्जरी जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, पूरी बॉडी के सारे तंत्र जितना भी है वो वहाँ कंट्रोल होता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, मेडिकल साइंस में जानते हैं नेचुरली, लेकिन अदरवाइज आम आदमी तो वो इस पर एक बार फिर हम डॉक्टर पंकज गुप्ता को कष्ट देंगे हमारे स्टूडियो में आने का और बात करेंगे हेलो डॉक्टर में उनसे। आज बस इतना ही। डॉक्टर पंकज गुप्ता का बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों से आप मुखातिब हुए। ब्रेन को लेकर, ब्रेन की सर्जरी को लेकर बहुत सारा डर है समाज में और ब्रेन सबसे बड़ा कंट्रोलर है बॉडी का। वो कंट्रोलर ही जब डैमेज हो जाता है तो बॉडी का कोई भी हिस्सा, आदमी के जीवन का कोई भी हिस्सा अपंग हो जाता है, विकलांग हो जाता है। आदमी सोच नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, पैर से चल नहीं सकता, हाथ से भोजन नहीं कर सकता, पता नहीं क्या क्या हो जाए अगर ब्रेन का कोई इलाज संभव है और वो समय पर नहीं किया जाए। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।